नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी और दुखद खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। रामविलास पासवान का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। पासवान दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे रामविलास पासवान। लंबे वक्त तक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान रहे। एनडीए सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान थे। बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वे करते आए हैं। रामविलास पासवान खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव के रहने वाले थे। रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्रियों के साथ अब तक काम कर चुके हैं। तो एक ऐसा नेता जो लगातार हर सरकार के साथ रहा, हर सरकार के वक्तों में उनके साथ रहा और उनके निधन के बाद प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। उनके बेटे ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी भी दी है। पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि बिहार का एक ऐसा नेता जो लगातार अपनी राजनीति के जरिए हर सरकार के बेहद करीब रहा। करीब 75 साल के रामविलास पासवान हो चुके हैं और एक दौर था जब उनके चेहरे को लेकर दलित राजनीति का प्रमुख नेता उन्हें माना जाता रहा और दलितों के लिए वे हमेशा आगे भी रहे हैं। खगड़िया के एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान ने एमए और एलएलबी करने के बाद यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया था और उनका चयन डीएसपी पद के लिए भी हो गया था। जब उनका चयन यूपीएससी में हुआ तभी वह समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और राजनीतिक रुख कर लिया। 1969 में वह अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। 1989 में रामविलास पासवान ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बना दिया था। बाद में उनका यह रिकॉर्ड भी नरसिम्हा राव समेत दूसरे नेताओं ने तोड़ा भी था। पिछले लगभग 29-30 सालों से यह रिकॉर्ड पासवान का रहा है कि वे करीब हर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। नरसिम्हा राव की कैबिनेट में वो रहे थे और बाकी लगभग 30 साल का ये ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि वो हर प्रधानमंत्री के साथ काम करते हुए नजर आए हैं। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने और लंबे अरसे तक अध्यक्ष रहे भी। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत की है। यह अभियान त्योहारों और अर्थव्यवस्था को देखते हुए शुरू किया गया। वीवीआईपी की यात्राओं के लिए 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट की खरीदी को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा 8,400 करोड़ में सैनिकों के लिए जूते, दस्ताने और जैकेट खरीदे जा सकते थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बीजेपी के नब्बन्ना चलो आंदोलन के दौरान कोलकाता पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। पुलिस की सफाई पथराव के बाद लाठीचार्ज किया। मुंबई पुलिस ने टीवी चैनल में फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ किया। रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों पर पैसे देकर टीआरपी खरीदने का आरोप। अब तक 2 लोग गिरफ्तार।
हाथरस कांड के आरोपियों ने जेल से एसपी को लिखी चिट्ठी। चारों आरोपियों ने खुद को बताया निर्दोष। मुख्य आरोपी संदीप का दावा, पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी जिससे उसका परिवार नाराज था। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर भारत की वायु शक्ति की गर्जना आज हिंडन एयरबेस पर देखने को मिली। कुल 56 एयरक्राफ्ट ने इस बार हिंडन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्विलांस दल को सहयोग करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को लेकर घर घर जांच सर्वे का कार्य किया जा रहा है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। सिंधिया ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। भोपाल में लोक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए समिति गठित। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया गठन। समिति में शामिल होंगे 7 सदस्य। समिति में एक विशेष आमंत्रित सदस्य होगा। पूर्व मंत्री संजय पाठक के लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर के गलत इस्तेमाल का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 कांग्रेस नेताओं को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जिसमें 4 मंत्री और 3 विधायक भी शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने चक्रधर नगर थाना का किया लोकार्पण। वहीं सारंगढ़ में केदार थाना की सौगात दी। लंबे समय से केदार के थाना खोलने की मांग चल रही थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके के गृह मंत्री को लिखे पत्र का असर दिखने लगा है। नक्सल मोर्चे पर पुलिस अधिकारियों की बैठकों का दौर तेज हो चुका है। नीमच की राजदीप पर ट्रेडिंग कंपनी पर छापा। सीमा शुक्ला विभाग की कार्रवाई। 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंची टीम। विभाग के सहायक आयुक्त भी शामिल। मधाना थाने के पास है कंपनी का दफ्तर। छतरपुर पुलिस ने अवैध रूप से चल रही कट्टा फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कट्टा फैक्ट्रियों का खुलासा किया। कटनी में पुलिस ने गोलीकांड जांच के दौरान अवैध हथियारों के तस्करों को पकड़ा। बंदूक समेत गोली और धारदार हथियार बरामद। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ बस स्टैंड में लगी आग। स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में आग लगी। आग से मची अफरा तफरी। दमकल ने पाया आग पर काबू। मरवा के उपचुनाव के मैदान में कांग्रेस की मदद के लिए अब एनएसयूआई भी उतरी। चुनावी समर में रणनीति तैयार करने के लिए एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी विशाल चौधरी रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में आरपीएफ के 146 अधिकारी और जवान कोरोना संक्रमण की जद में। 3 जवानों की मौत। 19 जवान ठीक होकर वापस ड्यूटी पर लौटे। जगदलपुर में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत। रेड क्रॉस की दवा दुकान में मिलेगा दवा। कलेक्टर के निर्देश पर मंगाई जा रही बड़ी खेल। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। इंदौर के सावेर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कमलनाथ को बताया रोतेला सीएम। कहा, जब देखो रोते रहते थे कमलनाथ। पैसा की नहीं है, हमेशा यही कहते थे, लेकिन हमने रास्ता निकाला। विकास कार्यों को बंद नहीं होने दिया। 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं। कोरोना काल में बनाए हैं। वो कहते थे पैसे ही नहीं है। जब देखो रोते ही रहते थे, है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कह के है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है। कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। भोपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस ने ब्यावरा से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस की एकमात्र ब्यावरा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। ब्यावरा सीट पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अब ब्यावरा सीट पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ब्यावरा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया है और ब्यावरा से कांग्रेस ने
रामचंद्र दांगी को टिकट दिया गया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। ब्यावरा सीट पर रामचंद्र दांगी को कांग्रेस ने अपने टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा है, जिनकी टक्कर बीजेपी के नारायण सिंह पवार के साथ होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट, आखिर किस तरह से टिकट फाइनल करने में कांग्रेस को सफलता मिली है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की ओर से सभी जो 28 सीटें थी उनमें से 27 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया था। एक आखिरी सीट जो सबसे बाद में खाली हुई थी, यानी कि ब्यावरा की, जहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे गोवर्धन दांगी, उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी। और ये माना जा रहा था कि वहां पर दरअसल जो टिकट फाइनल नहीं हुआ अभी तक, उसके पीछे की वजह ये थी कि पार्टी संभवतः इस बात पर विचार कर रही है कि उनके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दिया जाए। यही वजह है कि रामचंद्र दांगी को टिकट दिया गया है। और अब जो टिकट है वो सभी पार्टियों के, मसला अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों के सभी टिकट अनाउंस हो गए हैं। और ये एकलौता आखिरी सीट बची थी जिस पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी के नाम का अनाउंस करना था। शरद, अब कहीं किसी तरह के कोई विरोध की स्थिति तो नहीं इस सीट पर? नहीं, देखिए, ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पहले से ही इस बात की संभावना थी कि गोवर्धन दांगी के ही परिवार के सदस्य को टिकट मिलेगा। लिहाजा ऐसा कोई कांग्रेस की ओर से वहां विरोध अब रामचंद्र दांगी के नाम पर निकल कर आएगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि बीजेपी के जब प्रत्याशी अनाउंस किए गए थे तो उनका काफी विरोध वहां पर किया गया, लेकिन अब दरअसल दोनों तरफ से ये माना जा रहा है कि अब आखिरी जो फाइट है वो नारायण पवार और रामचंद्र दांगी के बीच ही ब्यावरा में। बिल्कुल शरद, नारायण सिंह पवार के साथ कितनी दिलचस्प ये लड़ाई देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब सहानुभूति लहर भी होगी और उस बीच जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध भी हुआ, तो फिर कितना दिलचस्प यहाँ का ये मुकाबला देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जितनी भी सीटें हैं 28 मध्य प्रदेश की जिन पर उपचुनाव होना है, उन सभी पर चुनाव बेहद दिलचस्प है। और ब्यावरा की सीट भी, हालांकि ब्यावरा की सीट पर चुनाव उतना ज्यादा दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि ये वो सीट नहीं है जो किसी कांग्रेस के नेता या तब के विधायक की इस्तीफे की वजह से खाली हुई हो, क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिनमें से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफे दिए और फिर वो सीट खाली हुई। लेकिन ब्यावरा की बात करें, आगर मालवा की बात करें और जौरा की बात करें, तो ये तीनों सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी, जहां स्वाभाविक तौर पर उपचुनाव होना ही था। लेकिन बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि चुनाव तो हर सीट पर दिलचस्प है, लेकिन यहां पर कहीं थोड़ा सा सहानुभूति फैक्टर भी काम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शरद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नरसिंहपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 117 किलो चरस के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की चरस पकड़ी गई है। लग्जरी गाड़ियों से ये तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने संभावना जताई है नेपाल से श्रीलंका ये खेप ले जाई जा रही थी। पकड़े गए लोगों में 4 यूपी से 3 आरोपी तमिलनाडु के बताए जा रहे हैं। तो लग्जरी गाड़ियों से ये तस्करी चल रही थी। में अवैध मादक पदार्थों का परिवहन कर रहे हैं। सूचना को पहले तस्दीक किया गया, वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में नरसिंहपुर पुलिस के साथ साथ DRI भोपाल और इंदौर की संयुक्त टीमें थीं और नेशनल हाईवे जो सागर से होते हुए नरसिंहपुर के रास्ते नागपुर जाता है, उस हाईवे पे जो है परिवहन किया जा रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो भारत में 5G की सर्विस के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे TM फोरम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 में बोल रहे थे। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर को 2G सर्विस देने में करीब 25 साल लग गए, लेकिन जियो ने केवल 3 साल में पूरे देश में 4G सर्विस पहुंचाई है। जियो की वजह से भारत 155वें स्थान से दुनिया का सबसे ज्यादा डाटा यूजर्स वाला देश बन सका है। Before Jio, India was stuck with 2G technology, and Jio wanted to end India's data misery and unleash a digital revolution. We built a world-class, all-IP, future-proof digital network that delivers the highest speed and the best coverage across India. While it took 25 years for the Indian telecom industry to build its 2G network,
Jio built its 4G network only in 3 years. And to ensure widespread adoption of data, we launched with the lowest data tariffs in the world and made voice services completely free for Jio users. Second, let me talk about devices. Before Jio, over 500 million Indians were left out of the digital movement because they couldn't afford smartphones and had to make do with 2G feature phones. Our young and talented Jio engineers rose to the challenge of designing the world's ultra-affordable breakthrough device called the Jio phone that provided a window to the world of limitless possibilities for over 100 million Indians in less than a year. Third, let me talk about digital applications and solutions. Right from day one, Jio offered a bouquet of mobile applications and solutions that offered our customers rich content spanning live TV, movies, music, news, magazines, in addition to other applications that addressed collaboration, financial services, payments, and so on. When we combine digital connectivity, digital devices, and digital applications and solutions, the results were amazing. Adding customers at a mind-boggling rate of 7 customers every second, Jio garnered 100 million customers in just 170 days of its launch. Simultaneously, we are preparing for rolling out 5G services across India. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।